अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज जो है वो दो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। पहला तो जो टॉपिक है वो रिसेंटली एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वायरल हो रही है कि इंडिया की तरफ से यूरोपियन एफकैस यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, जो कि एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है यूरोपियन कंपनीज का, तो उसमें यहाँ पर इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। और मेनली कहीं ना कहीं जाकर ये जो पार्टिसिपेशन है इनके 114 रफेल एयरक्राफ्ट अक्वायर करने से और फ्रांस को 36 से $40 बिलियन पे करने से रिलेटेड है। इंडिया की यहाँ पर अप्रोच है कि ये जो इतनी अमाउंट पे की जा रही है वहां से मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके, क्योंकि यहाँ पर लीड कॉन्ट्रैक्टर जो है इस एफकैस 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट का वो डेसो एविएशन है, जो कि फ्रेंच कंपनी है। तो इंडिया की तरफ से रफेल डील का यूज करते हुए अपने आप को 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के हवाले से सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसको लेकर कुछ काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, कंट्रोवर्सीज हैं कि इतनी जल्दी यहाँ पर एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो प्रोजेक्ट है उसको ज्वाइन करने की जरूरत क्या है, जबकि अभी तक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वही सामने नहीं आ पाई कि ये किस कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होगा। इंजन के बारे में है कि वेरिएबल साइकिल इंजन होगा, नेक्स्ट जनरेशन का इंजन होगा, काफी ज्यादा एफिशिएंट होगा। उसके अलावा कोई सॉलिड कैपेबिलिटी अभी तक सामने नहीं आई जो कि 6th जनरेशन को एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में रखेगी। ड्रोन्स का यूजेज मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम को कहा जाता है, लेकिन वो तो कैपेबिलिटी जो है वो आपको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में मिलेगी। इवन यहाँ पर जो 4.5 प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट, उनके अंदर भी ये जो कॉन्सेप्ट है मैन अनमैन टीमिंग का, तुर्की उसको विजुअलाइज करके बैठा हुआ है और उसको यूज कर रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये डिबेट जो है वो इंडिया में स्टार्ट हुई कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो प्रोजेक्ट है इंडिया उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो डिबेट जो है वो पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो गई कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के जो कि उनको हम यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो अभी सबकी नजरें जो है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में चाइना पर हैं, क्योंकि चाइना की तरफ से उनके जो दो सपोजिट 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर पाकिस्तान फ्यूचर में चलकर चाइना के जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको ज्वाइन करेगा? तो अभी के लिए पाकिस्तान के केस में कम से कम इस चीज का कोई आंसर नहीं है, बिकॉज अभी के लिए जो फोकस है हमारा वो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर है और इसी के साथ यहाँ पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर है। बिकॉज जब आप 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करेंगे, एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में इंडक्ट करेंगे, पीएफएक्स जैसा जो एयरक्राफ्ट है उसको फ्लाई कराएंगे, उसका जो डेवलपमेंट फेज है उसको पूरा करेंगे, तब आपके पास एक रेलेवेंट स्टेप आगे आएगा कि आप 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर जंप कर सकते हैं। क्योंकि अभी इस टाइम के ऊपर तो जो कुछ नजर आ रहा है 80% जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से ही डिराइव की गई है। फ्यूचर में हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पर चीजें वही रहेंगी जब तक कि कोई कोर कैपेबिलिटी अपग्रेड जो है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में नहीं आ जाता। तो किसी भी कंट्री को अगर यहाँ पर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट से रिलेटेड काम करना है, स्पेशली यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का जो केस है, अभी इनको अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो पूरा साइकिल है उससे गुजरना इनका इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के लिए इस टाइम के ऊपर इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना, स्टॉप गैप में यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट अक्वायर करना और एट द सेम टाइम यहाँ पर एक जो इंडिजिनस ऑप्शन है उसको भी कैरी आउट करना, जो कि कान है, उसके बाद पीएफएक्स एयरक्राफ्ट है। इन एयरक्राफ्ट के लिए जो टेक्नोलॉजीज हैं, जब उनकी आहिस्ता आहिस्ता लोकलाइजेशन जो है वो पाकिस्तान में स्टार्ट होगी, पाकिस्तान एयरफोर्स उनको अपनी सर्विस में इंडक्ट करेगी, कॉम्बैट के अंदर यूज करेगी एंड देन वो जो सारा डेटा है वो आपको आपके जो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसके अंदर हेल्प आउट करेगा। इंडिया का केस क्या है, अभी के लिए उन्होंने ये जो एफकैस प्रोग्राम है उसको ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन सबको पता है कि अगले 10 साल तक यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। 10 ईयर्स में यानी कि एक डेकेड में मुश्किल से ये अपना जो एएमसी एयरक्राफ्ट है उसको डेवलप कर पाएंगे और उन 10 सालों के अंदर आपको 5th जनरेशन कॉन्टेक्स्ट में जो गैप क्लोज करना है, उसके बाद 4.5 जनरेशन की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर काम करना है, वो सब कुछ अलग है। तो अगर आप स्ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इंडिया 5th जनरेशन की डोमेन में स्ट्रगल कर रहा है, तो 6th जनरेशन के ऊपर इवन डिस्कशन स्टार्ट करना ये कहीं से भी रेलेवेंट नहीं बनता। ये अपने आप को एग्जॉस्ट करने वाली बात है, क्योंकि एफकैस की ही बात कर लें तो प्रोजेक्ट बहुत ही अनसर्टेन है। इसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज इंडिया को मिलेंगी, क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, उसके बारे में सर्टेनिटी नहीं है। इसके अंदर जो फंडिंग जाएगी, ऑब्वियसली आप 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना रहे हैं तो मिलियंस में तो फंडिंग होगी नहीं, बिलियंस में होगी। तो ऑब्वियसली वक्त से पहले चीजों को मैनेज करना इंडिया के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा और इसी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान के लिए सेंस नहीं बनाता अभी इवन 6th जनरेशन से रिलेटेड डिस्कशन को स्टार्ट करना। कान पीएफएक्स के तहत 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को अगर यहाँ पर कैरी आउट कर पाते हैं, एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हम अपनी सर्विस में इंडक्ट कर पाते हैं जो कि इंडिजिनस हो, तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट से ज्यादा बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि 5th जनरेशन वक्त की जरूरत है, 6th जनरेशन के बारे में कोई पता नहीं है। खैर, इस टॉपिक को साइड पर रखकर वैसे तो मैं एक यही टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा था आज की इस वीडियो में, लेकिन कल हमने यहाँ पर ईरान के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, ईरान को उसको लिमिट करना चाहिए या फिर उनको यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए। तो इसके ऊपर लोगों ने कमेंट्स के अंदर काफी ज्यादा रिस्पांस दिया कि ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं वो डायरेक्टली यूएस और इजराइल को काउंटर कर रही हैं और एसेंशियली इन्हीं प्रॉक्सीज ने इजराइल को आगे बढ़ने से रोका हुआ है। और फिर कुछ लोगों का तो यहाँ पर कहना था कि जैसे यहाँ पर मक्का एग्रीमेंट साइन हुआ है, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब सुन्नी पैक्ट जो है ये क्लोज आए आपस में, ये बन चुका है, उसके बाद से हमने ईरान के अगेंस्ट में नैरेटिव बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब इग्नोर करने को मैं ये
चीज़ इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पर ये है, आज भी मैं सिर्फ यहाँ पर अपना एक ओपिनियन रखूंगा कि क्यों मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ने जो अपनी प्रॉक्सीज को खड़ा किया है इस पूरे रीजन में, इस स्ट्रेटेजी के अंदर काफी ज्यादा फ्लॉज हैं और वो जितनी भी गलतियां हैं पिछले 4-5 महीनों में क्लियर हो गई हैं। नाउ ईरान की जो लीडरशिप है, जब से उन्होंने रेवोल्यूशन के बाद ईरान के अंदर हुकूमत संभाली है, उनकी जो सबसे बड़ी एक ख्वाहिश थी कि वो एक न्यूक्लियर पावर बन जाए, और इसके लिए यहाँ पर नो डाउट कि ईरान की तरफ से बहुत स्ट्रगल की गई ताकि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना पाए और अपने आप को एक जो सक्सेसफुल कामयाब न्यूक्लियर पावर है वो डिक्लेयर कर पाए। इसके लिए इन्होंने रीजन के अंदर डिफरेंट प्रॉक्सीज बनाई। प्रॉक्सीज का मकसद यहाँ पर क्या था कि जब ईरान अपना जो न्यूक्लियर पावर बनने का प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर रहा हो, तो ये प्रॉक्सीज जो हैं वो यूएस और इजराइल को यहाँ पर इंगेज रखें ताकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर किसी का ध्यान ना जाए। आजकल के दौर में मॉडर्न कॉम्बैट के हवाले से ये स्ट्रेटेजी इतनी ज्यादा फ्लॉड है, इसके अंदर इतनी ज्यादा गलतियां हैं कि आप एक न्यूक्लियर पावर बनने का तो सोच रहे हैं, लेकिन उसी न्यूक्लियर पावर को, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कॉम्प्लीमेंट करने वाली जो मिलिट्री है, एयरफोर्स है, उसके बारे में आपने सोचा ही नहीं शुरू से। मिलिट्री की बात आप यहाँ पर छोड़ भी दो तो ईरान का जो इंटेलिजेंस ऑपरेटस है उसकी क्या कंडीशन थी उसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। पिछले कुछ महीनों में ये बात भी बहुत सही तरीके से क्लियर हो गया है कि ईरान का जो सिक्योरिटी ऑपरेटस है वो किसी काम का नहीं है। तो जब आपके पास यहाँ पर ये दो मेन कंपोनेंट्स ही नहीं है, मिलिट्री और आपकी इंटेलिजेंस, तो आपको किस तरह से लगा कि आप एक न्यूक्लियर पावर बनने में सक्सेसफुल हो पाएंगे और आपकी ये जो प्रॉक्सीज हैं जो कि आपसे हजारों किलोमीटर दूर बैठी हैं, ये आपको इस पूरे प्रोसेस में मदद कर पाएंगी। 22 जून 2025 को यूएस की तरफ से और इजराइल की तरफ से ऑपरेशन मिडनाइट हैमर स्टार्ट किया गया और ईरान की जितनी भी की न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां पर ये न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे थे, वो स्ट्राइक करके यूएस की तरफ से डिस्ट्रॉय कर दी गई और इजराइल की तरफ से यहाँ पर इनकी जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट की टीम है उसको ढूंढ कर उन्होंने यहाँ पर खत्म किया। और इन सब स्ट्रेटेजिक एसेट्स का डिफेंस करने के लिए ईरान की जो मिलिट्री है वो आपको कहीं पर नजर नहीं आई। इसके बरक्स ईरान की तरफ से अगर चाइना और रशिया की हेल्प से अपनी मिलिट्री को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया होता, एयरफोर्स को मॉडर्न आर्किटेक्चर के ऊपर बिल्ड किया होता, मॉडर्न 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको यहाँ पर अपनी सर्विस में रखा होता, अपना जो इंटेलिजेंस इकोसिस्टम है उसके ऊपर काम किया होता, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये एक न्यूक्लियर पावर बन सकते थे। और जब न्यूक्लियर पावर बन जाते तो आराम से आप यहाँ पर इजराइल को काउंटर कर सकते थे। जो कुछ आज वो पूरे रीजन में कर रहा है वो करने से आप यहाँ पर रोक सकते थे अगर आपने यहाँ पर प्रॉक्सीज की बजाय थोड़ा सा भी अपनी जो मिलिट्री है, एयरफोर्स है, उसके अंदर इन्वेस्ट किया होता। चीजें फिर भी अनक्लियर थी, लेकिन ये अप्रोच डेफिनेटली यहाँ पर आपकी जो प्रॉक्सीज वाली अप्रोच है उससे बहुत ज्यादा बेटर थी। उस केस में आपको जो भी एडवांटेज हुआ वो टेम्परेरी हुआ। इस केस में जो एडवांटेज था वो फॉर लाइफ था, वो परमानेंट आपके साथ रहना था। जब तक आप एक न्यूक्लियर कंट्री रहते वो परमानेंट यहाँ पर आपके साथ रहना था। तो ये यहाँ पर मेरा एक ओपिनियन है। मैं कोई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, उसके बारे में आपको मुझसे ज्यादा पता है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन को अगर मैं डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहाँ पर ईरान का अपनी मिलिट्री को डेवलप ना करना ये यहाँ पर उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।